मुझे नर्क और पाकिस्तान में चुनना हो तो मैं नर्क जाना पसंद करूंगा, पाकिस्तान जाना नहीं। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। मैं नर्क में जाना पसंद करूंगा, पाकिस्तान में जाना नहीं। ये बात कह रहे हैं जावेद अख्तर। जावेद अख्तर साहब को सब जानते हैं। लिरिसिस्ट हैं, स्टोरी राइटर हैं और एक फिलोसोफर भी हैं। एक इवेंट हुआ सैटरडे रात में, संजय राउत की एक बुक लॉन्च थी। वहाँ पर जावेद अख्तर साहब को बोलने के लिए बुलाया गया। बम्बई में मंच सजा हुआ था। उद्धव ठाकरे भी थे, सुप्रिया सुले भी थीं, तमाम बड़े राजनीतिक लोग इस इवेंट में शामिल थे। वहाँ पर जावेद अख्तर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने बात कही पाकिस्तान के बारे में भी और हिंदुस्तान में उन लोगों के बारे में भी जो मुसलमानों को बिना कुछ जाने समझे पहचाने कह देते हैं पाकिस्तान चले जाओ। ये शायद बहुत दुखद है कि अपने ही देश में किसी मुसलमान को ये सुनना पड़ रहा हो, लेकिन इसको इससे बेहतर जावेद अख्तर के अलावा कोई और समझा नहीं सकता था। उन्होंने कहा कि उन्हें हर तरफ से गाली पड़ती है, दोनों तरफ से गाली पड़ती है। आपको बता दें कि जावेद अख्तर नॉन बिलीवर हैं। वो पैदा तो मुस्लिम हुए, लेकिन वो मुस्लिम धर्म को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। वो अपने आप को एथीस्ट कहते हैं। वो कहते हैं कि वो भगवान में, अल्लाह में नहीं मानते हैं। अब जावेद अख्तर साहब, जो लोग इस्लामोफोबिक हैं उनके लिए तो वो उतने ही मुस्लिम हैं जितना कि कोई मौलवी मौलाना, क्योंकि उनका नाम जावेद अख्तर है, क्योंकि मुसलमान पैदा हुए। बाकी वो नमाज़ पढ़ें ना पढ़ें, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जावेद अख्तर साहब ने बड़ी खूबसूरती से बताया कि उन्हें दोनों तरफ से गाली पड़ती है। एक तरफ तो उनको कहा जाता है कि काफिर तो जहन्नुम में जाएगा, नर्क में जाएगा, यानी आप अल्लाह की इबादत नहीं करते इसलिए तुम नर्क में जाओगे। एक जो मुसलमानों में एक तबका है, राइट विंग तबका है, एक्सट्रीमिस्ट तबका है, वो उन्हें कहता है कि तुम काफिर हो, तुम जहन्नुम में जाओगे, तुम अल्लाह की इबादत नहीं करते हो। तो एक तरफ से उनको ये गाली पड़ती है और दूसरी तरफ से हमारे तमाम वो लोग घटिया मानसिकता से ग्रसित जो मुंह खोलते ही कह देते हैं पाकिस्तान चले जाओ। जावेद अख्तर साहब ने मुस्कुरा के ही सही, लेकिन इतनी गहरी बात कि उन्होंने कहा कि फिर अब उनके पास दो ही विकल्प हैं, एक तो जहन्नुम जाने का यानी नर्क जाने का और दूसरा पाकिस्तान जाने का। उन्होंने कहा तो फिर अगर मुझे ये दोनों ऑप्शंस में से किसी एक को चुनना हो तो फिर मैं जहन्नुम जाना पसंद करूंगा, पाकिस्तान जाना नहीं। सुनिए पूरी बात कि जावेद अख्तर साहब किस खूबसूरती के साथ अपने इस सोच को बयां कर रहे हैं और कितना बड़ा तंज है उन सब लोगों के लिए जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट देते घूमते हैं। जैसे किसी भी जनतंत्र में एक असेंबली, एक पार्लियामेंट की ज़रूरत है, अलग अलग विचारधारा की पार्टियों की ज़रूरत है, उनमें इलेक्शन की ज़रूरत है। एक अगर हो सके तो ईमानदार मीडिया की भी ज़रूरत है। उसी तरह ऐसे नागरिक भी होने चाहिए जो किसी पार्टी के ना हो। उन्हें जो बात सच लगे कहें, जो बात बुरी लगे वो कहें। पार्टी लॉयल्टी नहीं कोई, सब पार्टी हमारी और कोई पार्टी भी हमारी नहीं। तो मैं भी उन्हीं में से एक हूं। तो नतीजा क्या होता है कि अगर आप एक तरफ से बात कर रहे हैं तो एक ही लोगों को नाखुश करेंगे, लेकिन अगर हर तरफ से बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा लोगों को नाखुश करते हैं। मैं कभी आप मिलिएगा अलग तो मैं दिखाऊंगा अपना आपको ट्विटर, अपना व्हाट्सएप, जिसमें मुझे दोनों तरफ से गालियाँ आती हैं। ऐसा नहीं है, मैं बहुत थैंकलेस हूँगा और ये ना कहूँ कि बहुत से लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, बहुत से लोग हिम्मत भी बढ़ाते हैं, तारीफ भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि मुझे इधर से भी जो एक्सट्रीमिस्ट गाली देता है और उधर का एक्सट्रीमिस्ट भी गाली देता है। यही सही है। अगर इनमें से एक ने गाली देना बंद कर दी तो मुझे परेशानी हो जाएगी।
कि मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूं। तो ये कहते हैं कि तू तो काफिर है और जहन्नुम में जाएगा। वो कहते हैं जिहादी, पाकिस्तान चला जा। अब अगर मेरे पास सिर्फ चॉइस पाकिस्तान और जहन्नुम यानी नर्क की है, तो मैं नर्क ही जाना पसंद करूंगा, अगर यही बस चॉइस है। तो हुआ ये कि जब से मैं मुंबई, तो मैं आया था 19.5 साल का था। आज जो कुछ बना, जो कुछ मुझे मिला, जो कुछ जहां भी तो पहुंचा, ये सब मुंबई की, महाराष्ट्र का कर्म है। तो मैं 7 जन्म भी नहीं उतार पाऊंगा। आपने सुना। अब देखिए, जावेद अख्तर साहब जो हैं वो इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, शोले जैसी फिल्म लिखने वाले सलीम साहब के साथ। अब सोचिए कि आप सबने लगान फिल्म देखी है, वो जितनी अच्छे से, अगर वो इस्लाम की बात करें, क्योंकि इंटेलेक्चुअल में तो इस्लाम की बात करते हैं, उतने ही अच्छे से वो हिंदू धर्म के बारे में बात करते हैं। आपने लगान फिल्म के गाने सुने होंगे, आमिर खान और ग्रेसी सिंह की, बड़ी हिट, ऑस्कर में नॉमिनेट हुई थी। उसमें कृष्ण जी की एक स्तुति है, ओ पालन हारे, ओ पालन हारे, बहुत खूबसूरत स्तुति है। वो जावेद अख्तर साहब ने लिखा है, ओ पालन हारे तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। दूसरा, उन्होंने वो राधा और कृष्ण का एक लीला भी लिखी है, राधा कैसे न जले, मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले तो राधा कैसे न जले, वो भी जावेद अख्तर साहब ने लिखा है। तो सोचिए कि अगर आप अपने समाज को, धर्म को ना समझ पाए हों, तो फिर आप क्या ही समझें। जावेद अख्तर साहब की इस पूरे बयान की बहुत चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर, मीडिया पर रिपोर्टिंग भी हो रही है। कुछ लोग इसे अच्छा बता रहे हैं, पाकिस्तानी तो गाली दे ही रहे हैं, पर उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब लेकिन जावेद अख्तर साहब की बात पर एक तबका जो है, जो हिंदू राइट विंग के लोग हैं, बड़ी तालियां बजा रहे हैं, कह रहे हैं वाह देखो जावेद अख्तर साहब ने कैसे कह दिया कि वो नर्क जाना पसंद करेंगे, पाकिस्तान जाना नहीं। लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि उनसे यहाँ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। तो सोचिए कि जिस आदमी से या जिस समाज के तबके से आप पाकिस्तान जाने की बात कह देते हैं मुंह खोल करके, वही तबका कैसे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। जावेद साहब ने अभी कुछ दिन पहले लोकमत के कार्यक्रम में तमाम ऐसी बातें कही जिसको अंत में हम सुनवाएंगे, जिसे सुनना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमें भी समझना होगा कि जो लोग ऐसी बातें करते रहते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि ये मुल्क में शायद आपको ना पता हो, क्योंकि आप पढ़ते लिखते नहीं हैं, पढ़ाई लिखाई किताबों से नहीं, व्हाट्सएप से करते हैं, आप डॉक्यूमेंट्रीज़ नहीं देखते हैं, आप व्हाट्सएप पे रील देखते हैं, सॉरी फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टा पे रील देखते हैं। अभी आपने देखा सोफिया कुरैशी, जो कर्नल सोफिया कुरैशी हमारे, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में गाइड किया, उनको किस तरीके से बीजेपी के ही मंत्री विजय शाह ने कहा कि पाकिस्तान की बहन, और भी कुछ लोगों ने भद्दी गंदी टिप्पणियां की उनके ऊपर। इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ के एक जवान इम्तियाज शहीद हुए, वो भी मुसलमान हैं, और वो भी उतने ही भारतीय, और शायद उनका सुप्रीम सेक्रीफाइस बताता है कि वो हम सबसे ज़्यादा बड़े भारतीय हैं। अब ये सब बातें बतानी भी पड़े तो कितना बुरा लगता है ना कि हम 21वीं सदी में नए भारत की बात करते हैं और यहाँ पर कुछ आतंकवादी आते हैं, धर्म पूछकर हत्या करते हैं। उनका एजेंडा ही था कि देश में नफरत फैलाना, और उसके बाद वो अपने एजेंडे में कामयाब होते हैं। कश्मीरी स्टूडेंट्स को कश्मीरी स्टूडेंट्स को पीटा जाता है, मुसलमानों को पीटा जाता है, उनको नौकरियों से निकाला जाता है, उन्हें बोल दिया जाता है कि आपसे हम काम नहीं कराएंगे, आपको हम पैसा नहीं देंगे, वगैरह वगैरह। बायकॉट मुस्लिम्स, मुसलमानों की सब्ज़ी की दुकानों से सब्ज़ी नहीं खरीदेंगे, किराए पर घर नहीं देंगे, सब चलने लग जाता है। जावेद अख्तर साहब जो कह रहे हैं, इम्तियाज़ ने देश के लिए बलिदान दिया है, सोफिया कुरैशी, ऐसे बहुत लोग हैं। कृपया करके सर्टिफिकेट बांटना बंद करें, और सर्टिफिकेट तब बांटें जब आप अपने बच्चे को फ़ौज में भर्ती कराएं। भर्ती कराइए फ़ौज में अपने बच्चों को, वो आप कराना नहीं चाहते हैं,
इन तमाम नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं विदेश में, आप जानते हैं क्या करते हैं नहीं करते हैं, और बात की बात है। खैर बहरहाल इस पर नहीं जाते हैं, लेकिन ये कुछ बातों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय शरद पवार साहब, उद्धव ठाकरे जी जो भी आ रहे हैं, श्री साकेत गोखले साहब, सामने बैठे अत्यंत आदरणीय देवियों और सज्जनों, और आज की बारात के दूल्हा संजय राउत साहब, ये इंसान के शरीर में जो उसके सर के अंदर एक चीज होती है जिसे हम मस्तिष्क कहते हैं, दिमाग कहते हैं, ये एक अजीब कंप्यूटर है। ये हमारे जन्म लेने से पहले चलना शुरू कर देता है, और फिर हम जन्म लेते हैं तो ये 24/7 चलता ही रहता है। हम सो जाएं, हम बेहोश हो जाएं, हमारा मस्तिष्क जो है, ब्रेन जो है, वो चलता ही रहता है। वो सपने देखता है, कुछ करता है, लेकिन काम करता रहता है। और कभी कभी जब हम मेडिकली डेड अनाउंस कर दिए जाते हैं, फिर रिवाइव होते हैं, तब भी वो चल रहा होता है। पूरे जीवन में ये जो ब्रेन है, ये एक ही बार रुकता है और पूरी तरह रुक जाता है, जब आपको एक ऐसी किताब के बारे में बोलना पड़ता है जो आपने पढ़ी नहीं। अब अगर आप पुस्तक के बारे में नहीं बोल सकते तो फिर चॉइस ये होती है कि पुस्तक को लिखने के वाले बोलिए। मैं घड़ी नहीं मेरे पास, लेकिन शायद अभी आईपीएल मैच शुरू हो गया होगा, कई दिनों से रुका हुआ था। हमारे संजय जी भी बाई टेम्परामेंट T20 के प्लेयर हैं। ये बैक फुट पे बॉल रोकने को नहीं मानते, ये क्रीज से बाहर निकल के चौवा और छक्का ही मारते हैं, और इन्हें डर नहीं लगता कि हो सकता है स्टंप भी हो जाए, मगर ये तो बॉल को बाहर ही निकालने की फिक्र में रहते हैं। मेरी इनसे कैसे परिचय हुआ और कैसे इतना मोहब्बत का रिश्ता बना, ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। जैसे किसी भी जनतंत्र में एक असेंबली, एक पार्लियामेंट की जरूरत है, अलग अलग विचारधारा की पार्टियों की जरूरत है, उनमें इलेक्शन की जरूरत है, एक अगर हो सके तो ईमानदार मीडिया की भी जरूरत है। उसी तरह ऐसे नागरिक भी होने चाहिए जो किसी पार्टी के ना हो। उन्हें जो बात सच लगे कहें, जो बात बुरी लगे वो कहें। पार्टी लॉयल्टी नहीं कोई, सब पार्टी हमारी और कोई पार्टी भी हमारी नहीं। तो मैं भी उन्हीं में से एक हूं। तो नतीजा क्या होता है कि अगर आप एक तरफ से बात कर रहे हैं तो एक ही लोगों को नाखुश करेंगे, लेकिन अगर हर तरफ से बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा लोगों को नाखुश करते हैं। मैं कभी आप मिलिएगा अलग तो मैं दिखाऊंगा अपना आपको ट्विटर, अपना व्हाट्सएप, जिसमें मुझे दोनों तरफ से गालियां आती हैं। ऐसा नहीं है, मैं बहुत थैंकलेस हूँ और ये ना कहूँ कि बहुत से लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, बहुत से लोग हिम्मत भी बढ़ाते हैं, तारीफ भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि मुझे इधर से भी जो एक्सट्रीमिस्ट गाली देता है और उधर का एक्सट्रीमिस्ट भी गाली देता है। यही सही है। अगर इनमें से एक ने गाली देना बंद कर दी तो मुझे परेशानी हो जाएगी कि मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूं। तो ये कहते हैं कि तू तो काफिर है और जहन्नुम में जाएगा। वो कहते हैं जिहादी, पाकिस्तान चला जा। अब अगर मेरे पास सिर्फ चॉइस पाकिस्तान और जहन्नुम यानी नरक की है तो मैं नरक ही जाना पसंद करूंगा, अगर यही बस चॉइस है। तो हुआ ये कि जब से मैं मुंबई, तो मैं आया था 19.5 साल का था। आज जो कुछ बना, जो कुछ मुझे मिला, जो कुछ जहां भी तो पहुंचा,
ये सब मुंबई की, महाराष्ट्र का कर्म है। वो तो मैं 7 जन्म भी नहीं उतार पाऊंगा। तो इतने, ये पहले तो हम दूसरे काम, और ये पीछे पिछले समझिए 30 वर्षों में कुछ होश आया कि भाई ये सब भी सोचो क्या हो रहा है देश में। तो ये सब बातें शुरू हुई तो हुआ ये कि पिछले 30 वर्षों में 4 बार मुझे पुलिस प्रोटेक्शन मिला, और मैंने मांगा नहीं कभी। मैं जब घर वापस आया किसी रिकॉर्डिंग से, शूटिंग से, तो देखा पुलिस बैठी हुई है। तो हमने, भाई क्यों? तो कहने, नहीं वो हमें कमिश्नर साहब ने कहा है कि आपको थ्रेट परसेप्शन है तो हम आपको बिठा रहे हैं। 4 बार में से 3 बार मुझे मुल्लाओं की वजह से मिला है। ये बिल्कुल रिकॉर्ड पे है। पहली बार जब एएन रॉय साहब थे यहाँ के चीफ ऑफ द पुलिस, उन्होंने दिया था, और तभी मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैं तो जानता नहीं था, मैंने ऐसे तब तक कोई काम किए नहीं थे कि मुझे पुलिस से मिलना पड़े। और ये 3 बार के बाद एक बार ऐसा हुआ कि दूसरी तरफ से आ गया, और जो इल्जाम मुझ पे लगा था वो ठीक नहीं था। तो मैंने सोचा अब ये 20-25 लोगों को मैं कहाँ अलग अलग जवाब दूंगा, और मैं बताऊंगा कि मैंने क्या कहा था और क्यों कहा था। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा, वो तो मैंने इंग्लिश में लिखा था, लेकिन मैंने सोचा कि इसे छपना कहाँ चाहिए, और मेरे ध्यान में आया एक अखबार। तो मैंने उसे मराठी में ट्रांसलेट करवाया, और मैंने फोन किया संजय जी को कि आपसे मैं मिलना चाहता हूँ। कहने, आ जाइए। मैं इनके ऑफिस गया सामना में। मैंने कहा कि सर मैं एक आर्टिकल लेके आया हूँ जो मैं चाहता हूँ सामना में छपे, कहीं और छपे ना छपे। और मैंने इन्हें दिया। वो आर्टिकल 2-3 पेज का था, इन्होंने 5 मिनट में पढ़ लिया। कहने, किसने ट्रांसलेट किया है? बहुत अच्छा ट्रांसलेशन है। मतलब पहली तारीफ मेरी नहीं हुई, जिसने ट्रांसलेट किया था उसकी की, आपको याद होगा। तो मैंने कहा, जी बताया मैंने कि फला ने। बहुत अच्छा है, अच्छा है उसने किया है। तो अभी तक मुझे नहीं मालूम था कि ये छापेंगे, कहेंगे हाँ छाप दूंगा कि नहीं। तो मैंने कहा सर फिर मैं तो चाहता हूँ कि सामना में आए, इसलिए कि जो मैंने कहा लिखा है दिल से लिखा और यही सच है। तो कहने, दिल से लिखा है और सच है तो हम ही छापेंगे, और कौन छापेगा। तो वो सामना में छपा। उसके बाद वो और भी बहुत जगह छपा, जो बड़े बड़े पेपर्स हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि हर पेपर ने, हिंदी के भी इंग्लिश के भी, मेरा एक सेंटेंस कहीं से काट दिया, एक पैराग्राफ कहीं से कम कर दिया। वो पूरा आर्टिकल सिर्फ सामने में छपा। ये सच। तो मैं तो इनका भक्त हो गया, आंखें खोल के, अंध भगत नहीं। उस दिन ये फैसला हो गया था कि अगर ये कभी जेल गए, और फिर उन्होंने जेल के बारे में किताब लिखी और उसका विमोचन किया और मुझे बुलाया, तो मैं जाऊंगा। उसी दिन ये फैसला हो गया। क्या वजह क्या है? आप देखिए, अगर ये जेल का भी इतिहास बड़ा अजीब है। सारी दुनिया में न जाने कितनी बड़ी बड़ी किताबें जेल में लिखी गई हैं या जेल के बारे में लिखी गई। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, महात्मा गांधी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, गुलाग आर्चिपेलागो, सोलिजित्सिन। पोइट्री भी बहुत जबरदस्त की गई है। एक वो है एडवर्ड किंग, उसने माई पोएम्स इन जेल। फैज अहमद फैज, जो अनडिवाइडेड इंडिया का बहुत बड़ा पोएट था, वो उधर पाकिस्तान में रह गया, उसकी पूरी सजा भी मिली उसे, ज्यादातर जेल में रहा, नहीं तो देश निकाला मिला, बाहर रहा, बैरूत में, इंग्लैंड में, जहाँ भी। उसने जेल में बहुत बरस काटे और जेल पे बहुत कविताएं लिखी। मैं 2-3 लाइनें आपको सुनाता हूँ कि कैसे उसने जेल की सुबह को डिस्क्राइब किया है।
जेल की जहर भरी चूर सदाए जागी, दूर दरवाजा खुला कोई बंद हुआ, दूर मछली कोई जंजीर मचल के रोई, दूर उतरा किसी ताले के जिगर में खंजर, सर पटकने लगा रह के दरीचा कोई। क्या डिस्क्रिप्शन, जेल की शाम, जेल में कैसे, तो बहुत सारी, बहुत बड़ा लिटरेचर। बता कमाल तो ये है कि एक बैंक का क्लर्क था और उसको जेल हो गई किसी गलत इल्जाम की वजह से, 5 साल की जेल हो गई। वो सिर्फ क्लर्क था बैंक का, मगर जेल में वो राइटर बन गया और उसने दुनिया के चंद बड़े शॉर्ट स्टोरी राइटर्स में उसका नाम है ओ हेनरी। उसने अपनी जो शॉर्ट स्टोरीज हैं वो जेल में लिखना शुरू की और इतना बड़ा राइटर हो गया। क्या वजह है? ये जेल पॉलिटिकल लीडर्स के, राइटर्स के, पोएट्स की लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है और उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ऐसा होता है। जब वो जेल में थे तो या वो किताब उन्होंने अपने जहन में बनाई थी, सोच में बनाई थी, या लिख ली थी। आजकल तो शायद लिखना मुश्किल होगा, इसलिए कि मुझे बता रहे थे संजय जी के अंदर तो पेन ले जाने नहीं देते हैं। पेन बहुत बड़ा हथियार है ना, ये सच कहते हैं, बहुत बड़ा हथियार है, इसमें कोई शक नहीं। इसका घाव जो है वो सदियों में भी नहीं भरता। तो इन्हें पेन नहीं ले जाने दिया गया था, तो फिर इन्होंने याद किया होगा, सोचा होगा और बाद में लिखा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे वो एक है कि हरिवंश राय बच्चन जी की एक लाइन है कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला ये सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। ये जीवन की आपाधापी आपको सोचने का मौका ही नहीं देती। जैसे कि हमारे जो चरिंदे हैं, वो जानवर जो चरते हैं, वो जब जाते हैं मेडोज में, घास के मैदानों में, तो जल्दी 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 चल लेते हैं जितना भी हो सके। लेकिन जब वापस अपने ठिये पे आते, अपनी जगह पे आते हैं रात को, तो फिर बैठ के वो जुगाली करते हैं। वो जो उन्होंने निगल लिया था जल्दी में, उसे वापस मुंह में लेके चबाते हैं और उसको पूरा मजा लेते हैं। शायद हम लोग भी जुगाली करते हैं। जिंदगी तो इतनी तेज गुजर रही है, इतना कुछ हो रहा है, कहाँ वक्त मिलता है कि ठहर के देखें, सोचें उसके बारे में। एक जिंदगी एक रेलवे स्टेशन की तरह हो गई है कि जहां हम अपने डब्बे ढूंढ रहे हैं और डब्बा मिल गया तो सीट ढूंढ रहे हैं। वो तो जब मिल जाती है, जब ट्रेन चलती है, अब कुछ नहीं करना है, तब सोचने का मौका मिलता है। तो शायद बड़ी गलती करते हैं हुकूमतें पूरी दुनिया की कि ऑपोजिट लीडर, ऑपोजिशन के लीडर्स को जेल में भेज देती हैं, उन्हें सोचने का मौका मिलता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें बिजी रखो बाहर। तो मैं अब ये तो नहीं कह सकता कि संजय जी फिर आप जेल जाए तो फिर एक किताब लिखिएगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि ये किताब लिख के आप हमारी कम्युनिटी में, राइटर्स की कम्युनिटी में आ गए हैं, तो अब हम उम्मीद करेंगे कि जेल के बाहर भी आप लिखते रहेंगे। धन्यवाद।